हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 20 फरवरी 2024 को साइंस यानी विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 20 फरवरी 2024 को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रकाश क्या है, और ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसकी चाल निर्वात में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि प्रकाश किस माध्यम में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, तो निर्वात में होती है, और कितनी होती है, तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद में कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, इधर से ही आपतित किरण आती है, आपतन बिंदु से टच करके ये परावर्तित हो जाती है और बीच में एक लंब डाले जाते हैं जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर की होती हैं। अगला सवाल कहता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आसान शब्द में आंसर बता दीजिएगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु पर वस्तु के समान बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार की बात करें तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, आसान शब्द में लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया नहीं जा सकता है। इसके बाद में बता दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। सबसे पहले आपको तो यहीं से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल को, और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल को हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। दोस्तों, आसान शब्द में लिखेंगे कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अंतर आपको यही है कि ये मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है, बल्कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरने के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और मुख्य फोकस से नहीं गुजरने के कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला सवाल काफ़ी ही लाजवाब है, कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। तो वहीं पे अवतल दर्पण की उपयोग के माने तो इसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपो टर्च और टेबल लैंप में किया जाता है।
अगला सवाल कहता है दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। यदि 2023 के एग्जाम पेपर की माने तो ये सवाल आपके एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2023 की बात करें तो 2023 में यह सवाल 5 नंबर में देखने को मिला था। आसान शब्द में बता दीजिएगा कि जब किसी कारणवश नेत्र लेंस निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष के प्रकार की बात करें तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तो वहीं पे चौथा होती है अबिंदुकता। अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों आसान शब्दों में इसका आंसर लिख आइएगा कि तारों से निकलने वाली प्रकाश जब वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है तो उसकी तीव्रता कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हुए मालूम पड़ते हैं। और तारे का टिमटिमाना ये किस घटना का परिणाम है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल कहता है कि विद्युत विभव क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। देखिए एकांक धन आवेश से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों इसका SI मात्रक वोल्ट होता है और इसे भी द्वारा सूचित करने के साथ साथ वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि 1 एम्पियर क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल भी 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आसान शब्दों में बता दीजिएगा कि जब किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो और दिष्ट धारा डायनेमो में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो में क्या होता है कि आर्मेचर की कुंडली 2 सर्पी वलयों से जुड़े रहती हैं, जबकि दिष्ट धारा डायनेमो में आर्मेचर की कुंडली एक विभक्त वलय से जुड़े रहती हैं। रोमन नंबर 2 में बता दीजिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो द्वारा उत्पन्न धारा आवर्त रूप से बदलती हुई दिशाओं में चलती है, जबकि दिष्ट धारा डायनेमो के द्वारा उत्पन्न धारा सीधी दिशाओं में चलती है। उसके बाद में अगला सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा के लाभ बताइए। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा बड़े बड़े यंत्र चलाए जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के विद्युतवाहक बल को दबाकर दूर तक भेजा जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा अत्यधिक खतरनाक माना जाता है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाए कि कौन सा धारा सबसे अधिक खतरनाक होता है, तब प्रत्यावर्ती धारा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला सवाल कहता है कि भू संपर्क तार के क्या कार्य हैं। आसान शब्द बता दीजिएगा कि जब किसी कारणवश विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है तो भू तार के द्वारा जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे परिपथ में लगे उपकरण बर्बाद होने से बच जाते हैं तथा घरों में आग नहीं लगती है। उसके बाद में कहता है कि लेंज का नियम क्या है। जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा परिपथ में धारा उत्पन्न की जाती है तो उसकी दिशा ऐसे होती है जो उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, और इस नियम को ही लेंज का नियम कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि चुंबक क्या है। दोस्तों वैसे पदार्थ जो इस्पात, लोहा और निकेल को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है अर्थात खींच लेता है, उसे चुंबक कहते हैं। देखिए चुंबक की एक खूबी ये होती है कि यदि उसे धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो उसका एक सिरा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुक जाती है। तो इस प्रकार से चुंबक के द्वारा दिशा का पता भी लगाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। समतल सतह पर चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत तथा सतह क्षेत्र के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक वेबर होता है, जिसे फाई द्वारा निरूपित करते हैं इस प्रकार से। अगला सवाल कहता है कि चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ क्या हैं। दोस्तों चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ है जो चुंबक की ओर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे निकेल, कोबाल्ट, लोहा इत्यादि होते हैं। जबकि वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबर, कागज इत्यादि, ये सभी अचुंबकीय पदार्थ हैं। अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है।
जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ कोई भी कण ना होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यहीं से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अगला सवाल कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? और ये ऑलरेडी एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जा चुका है। देखिए, आसान शब्दों में इसका आंसर लिखिएगा कि जब सूर्य धरती के क्षितिज के समीप रहता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश के वर्णों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के वर्णों को प्रकीर्णन तो हो जाता है, किंतु लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। उसके बाद में कहता है कि टिंडल प्रभाव क्या है। दोस्तों, पोलाइडी विलयन के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए, वायुमंडल का घनत्व भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के समीप वाले वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व घटते जाता है। जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है तो उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझाइए। देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है और अनपचा भोजन कोशिका की सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। अगला सवाल कहता है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। दोस्तों, समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह पोषण प्रकर्म द्वारा प्राप्त हमें भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक है। और इसके बाद में कहता है कि दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे ही दर्पण कहते हैं। यानी कोई ऐसा सामान जो ऐसा चमकीला सतह वाला हो, जो बहुत ही ज़्यादा चिकना हो और उससे प्रकाश का नियमित रूप से अपवर्तन होता हो, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहेंगे और ऐसे को ही दर्पण कहते हैं। दर्पण में एक खासियत ये होता है कि इसका कम से कम एक भाग रंजित अर्थात रंगा हुआ होता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण, दूसरा होते हैं गोलीय दर्पण, तो तीसरा होते हैं परवलयिक दर्पण। उसके बाद में आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि चिन्ह परिपाटी क्या है। दोस्तों, दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर बनना, अतः उसके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए, दर्पण द्वारा क्या होता है कि कभी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दाईं ओर तो कभी बाईं ओर बन जाता है, अतः उसके बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि किसी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक तथा दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई ऊंचाई को धनात्मक तथा नीचे मापी गई ऊंचाई को ऋणात्मक कहते हैं। अगला सवाल है कि आपको एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट दी जाए तो बिना स्पर्श किए उसे कैसे पहचानेंगे। काफ़ी ही आसान है। देखिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की बनी प्लेट को पहचानने के लिए बारी बारी से तीनों को एक पुस्तक के समीप ले जाते हैं और उसमें बने प्रतिबिंब का अवलोकन करते हैं। यदि पुस्तक का अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा है तो वह उत्तल लेंस है। यदि पुस्तक का अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा है तो वह अवतल लेंस है। यदि पुस्तक का अक्षर अपने वास्तविक आकार का है तो मानिए कि वह कांच की प्लेट है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा लगभग 30-35 ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% आपके 20 फरवरी 2024 को होने वाले साइंस के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारी इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।